आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नीतिगत आयाम, पॉलिसी डायमेंशन। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है 15%। लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है आय की विषमता। भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था ने। भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा जनसंख्या में तेज वृद्धि, मूल्यों में भारी बढ़त एवं कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति है। वर्ष 2000 से 2001 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर भारत की आर्थिक विकास दर 6% रहा। आर्थिक समझौता 2019-20 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 5% है। आर्थिक आकलिक वर्ष 1999 से 2000 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि 5.9%, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 5% रहा। वर्ष 1998-99 के सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा वार्षिक दर 6.5% है। नवम पंचवर्षीय योजना के संविदा के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7% है। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 1995-96 7.5% रहा। भारत में वर्ष 2008-09 में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर रही है 6.7%। एशियाई विकास रिपोर्ट 2004 के अनुसार वर्ष 2005 में भारत की समृद्धि दर होगी 6.9%। एशियाई विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में 5.1% रहा। 2005-06 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई 8.4%, यानी जनवरी 2020 में न्यू NWESP के अनुसार 5.7% रहा। जून 2014 तक उपलब्ध नवीन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013-14 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर हुआ था 4.7%। भारत का राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किया जाता है CSO के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय प्राकलन नियमित रूप से किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। प्रति व्यक्ति चालू कीमतों पर आय वर्ष 2004-05 में सबसे कम थी बिहार में। वर्ष 2019 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा, जबकि न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बिहार की थी। प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है गोवा में। प्रति व्यक्ति वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है बिहार की। भारत सरकार द्वारा मार्च 2011 में प्रसारित विज्ञप्ति के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 2009-10 के दौरान गोवा सर्वाधिक रहा, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार में रहा। किसी देश की आर्थिक विकास की सर्वाधिक उपयुक्त माप है प्रति व्यक्ति उत्पाद से। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना है प्रति व्यक्ति उत्पाद से। हिंदू समृद्धि दर का संबंध है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। भारत में हिंदू समृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष 1999-2000 है। इस समय 2015 से भारत की आय के अनुमान हेतु आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहे 11-12। भारत में राष्ट्रीय आय की संगणना का वर्तमान आधार वर्ष है 2011-2012। भारत में राष्ट्रीय आय के मापने का सही आधार वर्ष है 2004 से 5। बीते हुए 90 के दशक के सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम दर थी 1996-67 में। बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम प्राप्ति दर थी 1996-97 में। इस समय भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है 2018-19 में 16.1% था। आज भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान 16.1% है। वर्ष 2006-07 में भारत के GDP में ग्रोथ उद्योग का अंश था 25 से 30% के मध्य था। 18-19 में यानी 29% हो गया। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2011 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान रहा लगभग 15%। 2006-07 में भारत में बचत अनुपात है GDP के 32% के ऊपर था। दशक 2001 से 2010 में भारत के सकल घरेलू बचत की उच्चतम दर प्राप्त हुई थी 2007-08 में। भारत में वर्ष 2008-09 में कर GDP अनुपात अनुमानित था
17.84%। भारत में कर राष्ट्रीय उत्पाद अनुपात है लगभग 10%। भारत में बचत में सर्वाधिक योगदान करता है घरेलू क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर का निर्भरता के अनुमानों के केंद्रक उपकरण नोडल एजेंसी है योजना आयोग। वर्तमान में नीति आयोग नोडल एजेंसी है। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा की है केलकर कमेटी ने। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। राज्य के अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1991 से 2001 के दौरान सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उत्तर प्रदेश का योगदान घटा है 5%। आर्थिक योगदान के युग में आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र हिस्सा पहले बढ़ा फिर कम हुआ था। केंद्रीय बजट 2016-17 के अनुसार 15% अधिकार देय होगा 1 करोड़ से ऊपर आय होने पर। मार्केट कैंप का परिणाम उसके जीडीपी से अधिक यूएसपी की है। जीएनपी ने सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम करता है। कीमतों की तुलना में मजदूरी कम। राष्ट्र की संपदा में शामिल नहीं किया जाता है मुद्रा पूर्ति। यदि एक की दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय को दोगुना हो जाए तो वास्तविक आय है अपरिवर्तित रहेगी। भारत में 2009-10 में स्वास्थ्य पर लोक या व्यय जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 1.9%, यानी 2018-19 में 1.5% रहा। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेजुएटी भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख या वर्तमान में 20 लाख कर दी है। साधन लागत फैक्टर कॉस्ट का स्थिर कीमतों पर जीडीपी की समृद्धि दर सर्वाधिक थी 2006-07। भारत में वर्ग कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारतीय अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक समृद्धि की दर प्राप्त की है 2006-07 में। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड प्रयोग नहीं किया जा सकता पते का प्रमाण। एक देश की आर्थिक प्रगति का सर्वोच्च मापक है प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का। राजस्व एवं राजकोषीय नीति रेवेन्यू एंड द फिजिकल पॉलिसी। भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था 27 नवंबर 2017 को। भारत द्वारा गठित 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह थे। प्रत्यक्ष कर को प्रतिगामी कर व्यवस्था कहा जाता है क्योंकि ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। राजकोषीय नीति विधान है घाटे की बजट की नीति। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ावा तथा लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना दोनों की मुख्य उद्देश्य है राजकोषीय नीति के। संघ के बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मदद प्राय होती है राज्यों को अनुदान में। अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड संबंधित है आयकर से। जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती तो उसे कहा जाता है राजस्व घाटा। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है पूर्व रोजगार। केंद्र सरकार के बजट में चालू खातों में व्यय का सबसे बड़ा मद है ब्याज भुगतान। वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 2005 के बजट से परिणाम आउटकम बजट का विचार लागू किया। इसके अंतर्गत परिणामों की यथार्थ सत्यापित करने का दायित्व होगा वित्त मंत्रालय और योजना आयोग का संयुक्त रूप से। संघ बजट 2010 से 11 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है सकल घरेलू उत्पाद में 2% से कम। भारत में सकल घरेलू बचतों का सर्वाधिक हिस्सा है भौतिक परिसंपत्तियों का। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमानित प्रदान करते हैं निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई है बीपी सिंह द्वारा। मुद्रास्फीति की दर आधारित होती है थोक मूल्य सूचकांक पर। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश है केलकर समिति ने। भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है मार्केट टोल टैक्स। मोड वैट संबंधित है मूल्यवर्धित कर वैट से। भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था काल्डर ने। वह कर जो संघ द्वारा लगाया गया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है कृषि आय के अतिरिक्त अन्य पर कर। केलकर समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में निगम कर को घटाकर 30% करने का सुझाव दिया है।
भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है जीएसटी 2019-20 में। भारत में केंद्र सरकार की कर आय के दो सबसे बड़े स्रोत है जीएसटी 18%, निगम कर 18%, आयकर 17%। खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता आयकर। अप्रत्यक्ष कर है बिक्री कर, केंद्र सरकार नहीं लगाती है। मनोरंजन कर प्रत्यक्ष कर है आयकर, वैट लगाया जाता है उत्पाद तथा अंतिम विक्रय के मध्य सभी चरणों पर। वर्ष 2009-10 के संघ सरकार के आय का सर्वप्रमुख साधन रहा निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स। वर्ष 2019-20 में निगम कर 17%, जीएसटी 18%। इसको नहीं देखना है। 13 वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम है 32%। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। वर्ष 2009-10 में संघ सरकार के कर का सर्वप्रथम साधन था निगम कर ने जीएसटी निगम 2019-20। राज्य सरकारों द्वारा नहीं लगाया जाता निगम कर। आयकर छूट नहीं है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना पर। सैनवेंट का संबंध है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। केंद्र को वर्ष 2007-08 में सर्वाधिक आय प्राप्त निगम कर से। निगम गम क्षेत्र से संबंधित नहीं है सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर केवल संघीय सरकार के लिए होती है सीमा शुल्क निगम का। आगम का सबसे बड़ा स्रोत है जीएसटी, एक कर समूह जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं, राज्यों के साथ बांटा जाता है। उत्पाद, आय पर उपकरण, टटकर। प्राथमिक मूल्य पर भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पाद से सर्वाधिक अनुपात है राजकोषीय घाटा का। प्रत्यक्ष कर है संपदा कर, वह कर जो संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। वर्ष 2013-14 में संघीय सरकार के कर आगम साधनों में सबसे बड़ा स्रोत है सामूहिक कर, वर्तमान में जीएसटी। स्मार्ट सिटी मिशन में मलजल सीवरेज का वित्त पोषण जिस राजस्व से होता है संपत्ति कर से। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु तो केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2015 को कर लगाया, इस पर कर दी है 0.5%। यदि प्राथमिक घाटे में भुगतान ब्याज को सम्मिलित कर दिया गया हो तो यह बराबर होता है राजकोषीय घाटे। हाल में वर्षों के संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा ब्याज की अदायगी राज्यों का अनुदान 2019-20 में। भारत में संघीय बजटों में सबसे अधिक रकम होती है आगम रेवेन्यू व्यय का। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है सीमा कर के नाम से। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है ब्याज की अदायगी। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान है राजकोषीय घाटा का। वो है 2000 से 2001 में केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा स्थिर रखा गया है 5.1%। वर्ष 1995-96 में केंद्र सरकार की आगम आय में तट पर उत्पादन योगदान रहा 42%। वर्ष 1996-97 संघीय राज्य सरकार का सकल राष्ट्रीय उत्पादन 5%। संघीय राज्य सर्वाधिक आवंटन किया ऊर्जा। 13 फरवरी 2014 को लगातार छठी बार शून्य घाटे का बजट प्रस्तुत किया जम्मू कश्मीर। 2008-10 के मध्य केंद्र सरकार के चालू खाते में व्यय का भुगतान, ब्याज भुगतान। संघ बजट 2010 से 11 राजकोषीय घाटा अनुमानित है जीडीपी 5.5%। यदि सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल लिया जाए तो अवशेष को कहा जाता है सकल प्राथमिक घाटा। 12वें वित्त कमीशन की सिफारिशों के अनुसार 2009-10 तक केंद्र एवं राज्यों का राजस्व घाटा होना चाहिए 0%। राजस्व घाटा की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव अधिक रहेगा। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम भारत में पारित किया गया था 2003 में। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजटों में व्यय का सबसे बड़ा मद है ब्याज की अदायगी। संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है घरेलू उधारों से। भारतीय केंद्र सरकार के बजट में राजस्व घाटे के से ब्याज भुगतान घटाने का प्राप्त होता है प्राथमिक घाटा। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान है राजकोषीय घाटा का। 2015-16 में संघ सरकार के बजट में बीमा कंपनियों की अंश पूंजी के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़कर कर दी गई है 49%, वर्तमान में 74%। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई वी रेड्डी, 15वें एन के सिंह थे।
12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार के बांटे जाने वाले करों में राज्यों का प्रतिशत 30.5 14वें वित्त आयोग के अनुसार 42% था। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती है तट कर। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए भारत का 13वें वित्त आयोग के केंद्रीय करों के सृजित आय को राज्यों के मध्य बंटवारे की संस्तुति करने पर सर्वाधिक भार दिया है। जनसंख्या पर 14वें वित्त में 50%। वित्त आयोग का गठन किया गया था 5 वर्ष की अवधि के लिए। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों की समयावधि है 2010 से 15। 13वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय कर राजस्व को राज्यों में बांटने तो संस्तुति की गई है 32%। 13वें वित्त आयोग प्रकाशित केंद्र और राज्यों का संयुक्त ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2014-15 तक होना चाहिए 76%। 12वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्र द्वारा राज्यों को हस्तांतरित किए जाने वाले हिस्सेदारी योग्य कर संग्रह की मात्रा निर्धारित की गई है 30.5%। 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय सरकार के विभाजन करों में राज्यों का अंश है 30.5%। केंद्र राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा होता है वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा की है कि संघ द्वारा एकत्रित करों की धनराशि में राज्यों का वितरण योग्य अंश होगा 29.5%। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है अनुच्छेद 268 और 281 के अंतर्गत। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर बांटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि वह विफल हुई तो इससे स्थिति उत्पन्न होगी मुद्रास्फीति। आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व है वित्त मंत्रालय का। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सहायिका का नाम सबसे अधिक रहा 2007-8 में वर्तमान 8.5%। वर्ष 2009-10 में सेवाएं जो सेवा कर के दायरे में नहीं रही की संख्या 114। आयगत लेख है पर संघ सरकार के व्यय सर्व प्रमुख मद है ब्याज भुगतान। 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित की केंद्र एवं राज्यों का संयुक्त ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2014-15 तक होना चाहिए 68%। सार्वजनिक क्षेत्र की बचतें 1998-99 के पश्चात ऋणात्मक रहने के उपरांत धनात्मक हो गई 20। संघीय बजट 2005-06 में प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत था उत्पाद कर, वर्तमान में निगम कर। आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है वित्त मंत्रालय के द्वारा। चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीय घोषणा को घोषित किया गया था 1994 से। जिला साख योजना बनाई जाती है लैंड बैंक के अंतर्गत। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा। कथन जो सेवा करे के लिए सत्य नहीं है, यह प्रत्यक्ष कर है। सट्टे द्वारा पूंजी पलायन को रोकने हेतु टैक्स से तात्पर्य है टोबिन टैक्स। वह कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं तथा केंद्र और राज्यों में बांटे नहीं जाते, आयात निर्यात कर एवं निगम कर। मॉडबेट योजना का उद्देश्य कच्चे माल के स्तर से लगाकर अंतिम उत्पाद स्तर तक प्रत्येक स्तर पर ड्यूटी से बचने के लिए। मुद्रा बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का हाल ही में दिए गए एकीकरण के लाभ हैं। पैमाने की मितव्ययिता, पूंजी तक आसान पहुंच, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार, विश्व स्तरीय आकार के बैंक। वर्ष 2009 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय की घोषणा के उपरांत इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ था इंडियन बैंक के साथ। हरित ब्रांड के संबंध में सत्य कथन नहीं है। हरित ब्रांड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालीन परिपक्वता निवेश है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के बारे में सही कथन भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है। 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित है। सही सुमेलित के इंडियन बैंक सार्वजनिक है, ICICI बैंक निजी है, सिटी बैंक विदेशी है, शाश्वत बैंक सहकारी है। IDBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। बैंक दर में वृद्धि, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, संविधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि। सही सुमेलित कीजिए बैंक और विलय किए गए बैंक।
केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक के साथ, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक के साथ, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ, और इंडियन बैंक इलाहाबाद के साथ मर्ज है। भारतीय लघु उद्योग बैंक सिडबी का मुख्यालय स्थित है लखनऊ में। प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय मौद्रिक नीति है। मुद्रास्फीति और व्यवस्था के डस्ट वर्ग हेतु लाभकारी है लेनदार के साथ। भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी जानी जाती है गोपुरिया कमेटी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? वह है स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश का। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार आरबीआई है। भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तन बनाया जाता है 1994 में। वह संस्था जिसकी अध्यक्षता किसी महिला ने नहीं की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान रुपये की परिवर्तनशीलता का अर्थ है रुपया सभी प्रकार के चालू व्ययों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। हाल के वर्षों में भारतीय रुपया मजबूत हुआ है डॉलर के मुकाबले। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार शुरू की गई थी 1862 ईस्वी में। कागजी मुद्रा का एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है विदेशी विनिमय दर स्थिरता। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है बृहद और भट्टा आरक्षित मुद्रा। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति प्रारंभ हुई थी 1957। आरबीआई का मुख्यालय स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। रिजर्व बैंक के वह गवर्नर जो वित्त मंत्री भी रहे सीडी देशमुख। हाल ही में भारत सरकार के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूंजी को क्रय किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगी है। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट कॉरपोरेशन से आस है सिक्योरिटीज में व्यापार करना। गिल्टन एज में विपणन संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में करता है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है राजकोषीय घाटे का पर नियंत्रण। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सही कथन नहीं है। यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, 1 रुपया नोट जारी नहीं करता है। भारतीय मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक को निर्धारित नहीं किया जाता पीएलआर। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है साख सृजन करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोट निर्गमन निम्न पद्धति द्वारा अनुसरण किया जाता है न्यूनतम कोष पद्धति द्वारा। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमित प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। भारत में नकद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए सत्य कथन यह साख सृजन को कम करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाल ही में आकलन के अनुसार 2023 में विकास दर होगी 6.9%। वह राज्य जिसके व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व नहीं करता है जम्मू और कश्मीर अप्रैल 2011 से करता है, सिक्किम का नहीं करता है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत है वित्त मंत्रालय। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण करता है भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई के खुले बाजार संचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है शेयरों का क्रय और विक्रय से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए 115 करोड़ का स्वर्ण। भारतीय मुद्रा में 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर पर। भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार है 10,000 तक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआर में वृद्धि अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी आती है। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। अक्टूबर 2001 में भारतीय रिजर्व बैंक रेट 7% घटाकर कर दिया था 6.50% में। वर्तमान में 540 है। पिछले एक वर्ष अर्थात जून 2010-11 के रेपो के अंतर कोटि रही है 4%। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंकों को उधार देता है यानी रिवर्स रेपो रहता है। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस पर ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक को उधार देता है उसे कहा जाता है रेपो दर। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा
लिक्विडिटी बनाए रखने हेतु ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है, उसे कहते हैं रेपो रेट। बैंकों को अपने पास नगद धनराशि और कुल परिसंपत्ति के बीच का अनुपात रखना पड़ता है, उसे कहते हैं एसएलआर। एक रेपो दर को नियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देता है कहलाती है रेपो दर। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था समाज के कमजोर वर्ग के लिए, निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए एवं सरकार को सस्ते ऋण सुलभ कराने के लिए हाल ही में ब्याज रेट घटाई गई है। 30 सितंबर 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक की नीति समीक्षा का रेपो रेट प्रतिशत था। वाणिज्य बैंकों में गैर निष्पादकीय परिसंपत्तियों का अर्थ है जिन पर ऋण ब्याज दर का मुख्य रकम की वसूली नहीं होती। कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया था 1969 में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1971 से व्यापारिक बैंकों का साख जमा अनुपात निरंतर बढ़ा है। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक बैंक के क्षेत्र हैं 12। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी 1975। अभी हाल ही में स्वाभिमान नाम से एक कार्यक्रम शुभारंभ हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचना। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है समावधि जमा धनराशि। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश समावधि जमा है। सर्वप्रथम चीन ने अपनी शाखा खोली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति किसानों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को लेना। राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है आईसीआईसी बैंक। ग्रामीण बैंक योजना प्रारंभ हुआ था दिसंबर 1969 में। लीड बैंक का कार्य किया जाता है इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्य बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का निजीकरण हुआ था 1969 में। ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष का सृजन किया गया नाबार्ड के अधीन। ग्रामीण अवस्थापना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कृषि की विनियाद किया गया रहा है नाबार्ड द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत में ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाला मुख्य संस्था नाबार्ड है। नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष का हिस्सा रखता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता निर्यात आयात बैंक को। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना प्रत्यक्ष छाया बैंकिंग है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था जुलाई 1969 में। वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है निम्न आय, निरक्षरता एवं बैंक शाखाओं का अभाव। पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों में से एक जिसमें सरकार की 100% शेयर पूंजी है BHEL। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जलाल पैनल गठित किया गया था नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझावों हेतु एक समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष थे YH मालेगाम। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे राजा जे चलैया। नरसिम्हा समिति का संबंध है बैंकिंग संरचना सुधारों से। भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का निरीक्षण किया गया है
तारापुर समिति द्वितीय द्वारा। स्वयं सहायता समूह HHG बैंक विलय कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है नाबार्ड। RBI के ओपन मार्केट ऑपरेशन कहाँ से है? सिक्योरिटी प्रतिभूतियों में बाजार से। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है अंश शेयर बाजार से। रिपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंकों को उधार देता है। भारत में बैंकों को नगद धनराशि सकल परिसंपत्ति को एक निश्चित अनुपात में रखता है पड़ता है, इसे कहते हैं SLR। भारतीय रिजर्व बैंक ग्रामीण बैंकों को उधार जिस दर पर देता है वह बैंक दर होता है। भारतीय रिजर्व बैंक एक शीर्ष बैंक होता है। मुद्रा पूर्ति को नियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935। फरवरी 2011 में स्वाभिमान कार्यक्रम लागू किया गया था, इससे संबंधित है बैंक साथी। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी। भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित मापदंड है थोक मूल्य सूचकांक। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। जब कोई देश अपनी मुद्रा अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव होता है आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। थैंक यू।